क्या होगा, दैट वुड बी अबाउट ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स को आज हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट क्या है और इसकी इमरजेंस, इसको चैलेंजेस, इम्प्लीकेशंस, ये सारी चीजें। तो क्या हम पढ़ेंगे आज ह्यूमन राइट्स में? वी विल बेसिकली डिस्कस, हम इनिशियली जो है ह्यूमन राइट्स के की डेफिनेशन और थोड़ी नेचर को देखेंगे कि व्हाट इज द नेचर और द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ओके, और याद रखिएगा ह्यूमन राइट एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बिकॉज इस पे पूरी डिग्रीज होती हैं, यानी इसमें आप पीएचडी कर सकते हैं, इसके पूरे सब्जेक्ट्स हैं और ये पूरा एज अ सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है, ये जो ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वेस्ट की तो सारी पॉलिटिक्स ही ह्यूमन राइट्स के ऊपर रिवॉल्व करती है, लिबरल डेमोक्रेसी की, जिसको आज हम देखेंगे। तो हम डेफिनेशन और नेचर को देखेंगे एंड देन टाइप्स, सॉरी, सो देन टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स को हम देखेंगे कि कितने टाइप्स हैं, बिकॉज फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स, सेकंड जनरेशन ह्यूमन राइट्स एंड थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स। ठीक है, वालेकुम सलाम पूनम, थैंक यू। तो हम इसको देखेंगे, देन वी विल डिस्कस इम्प्लीकेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द वर्ल्ड, के ह्यूमन राइट्स प्रॉब्लम्स एज वेल, तो हम उसको एनालिसिस करेंगे, उसका देखेंगे। And then protection of human rights, that how world is engaged for the protection of human rights, because there has created different regimes in order to protect human rights. तो हम उसको जरा देखेंगे यूएनओ की उसके अंदर। या मुझे खांसी है थोड़ी सी, बस ये ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। आपने याद दिलाई, ज्यादा हो रही है। ठीक है, so protection of human rights and then challenges to human rights, which is very important, that what are the challenges to human rights। और ये challenges भी मैं आपको बड़े philosophical तरीके से बताऊंगा कि philosophical challenges क्या हैं और political challenges क्या हैं। ठीक है, तो इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। and then lastly we will discuss the role of UNO, कि what role UN is playing for the protection of human rights, where इसको हम critically देखेंगे कि whether UNO is unbiased or it is a biased। तो हम उसको थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि यूएनओ का रोल क्या है केस स्टडीज के साथ। ये हमारी आज की डिस्कशन होगी। इस तरीके से हम ह्यूमन राइट्स को पढ़ेंगे, समझेंगे। यहाँ तक गाइस चीजें क्लियर हैं? तो देन वी विल मूव फॉरवर्ड। क्लियर है यहाँ तक? गुड हो गया गाइस, शाबाश, ठीक है जी। तो इस टॉपिक को बड़ा गौर से सुनना, है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैसे। यानी कि मैं जितने भी आपको टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, उन टॉपिक्स में से मुझे ये मजा आता है पढ़ाने में, बिकॉज दिस इज वेरी फिलोसफिकल टॉपिक। तो इसको समझना इंपॉर्टेंट है। सो चलते हैं जनाब। सो देखें, ह्यूमन जो इंसान है ना, इंसान की जाती लाइफ के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहे हैं जो जो क्वेश्चंस जिन क्वेश्चंस को सर्च आउट करने के लिए ह्यूमन हैज ऑलवेज वंडर्ड, ह्यूमन इज ऑलवेज engaged, ह्यूमन इज बिजी टू फाइंड आउट सर्टेन क्वेश्चंस इन हिज लाइफ। और वो क्वेश्चंस कौन से हैं? वो क्वेश्चंस मॉरल क्वेश्चंस भी हैं और इथिकल क्वेश्चंस भी हैं, यानी व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये जो क्वेश्चन है इंसानी लाइफ में, ये क्वेश्चन हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है इंसानी लाइफ के अंदर, बिकॉज इंसान हमेशा से इस तलाश में रहा है अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और अच्छाई और बुराई के कॉन्सेप्ट के अंदर ही, इस कश्मकश के अंदर इंसान की लाइफ गुजरी है। और इंसान हमेशा ये कोशिश करता रहा है कि भाई अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इसी तरीके से जो ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट है इंसान की लाइफ में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, बिकॉज ह्यूमन हैज ऑलवेज वंडर्ड, ऑलवेज पॉन्डर्ड, ऑलवेज सीक, ऑलवेज थॉट अबाउट द राइट्स ऑफ ह्यूमन,
कि एक इंसान के राइट्स क्या होते हैं, जैसा कि मॉरल क्वेश्चन हो गया, इथिकल क्वेश्चन हो गया, लाइफ का क्वेश्चन हो गया कि व्हाई लाइफ इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। दीज आर सर्टेन फिलोसफिकल क्वेश्चन जो हर इंसान के माइंड में रहे हैं। और ह्यूमन राइट का कंसेप्ट भी इसी तरीके से हर इंसान के माइंड में रहा है कि इंसान के हकूक हैं क्या, बेसिकली कहाँ तक एक राइट बनता है और कहाँ से राइट खत्म होता है, और ह्यूमंस का फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं। ये क्वेश्चन हमेशा से इंसानी लाइफ के अंदर रहा है। और ये न फकत किसी एक पर्टिकुलर सिविलाइजेशन या पर्टिकुलर एक ग्रुप के हिसाब से रहा है, बल्कि सिविलाइजेशन इन डिफरेंट कल्चर्स ने ह्यूमन राइट्स के ऊपर अपनी बात की है। हर सिविलाइजेशन, हर कल्चर के अंदर आपको जो ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट है वो आपको मिलेगा, बिकॉज दे हैव ऑलवेज अटेम्प्टेड टू फाइंड आउट ह्यूमन राइट्स, the dimensions of human rights, the domains of human rights, the limitations of human rights, the expressions of human rights, the manifestations of human rights, कौन से हैं, क्या क्या हैं। कोई भी कल्चर हो, कोई भी सिविलाइजेशन हो, हर सिविलाइजेशन में ये क्वेश्चन इंसान के सेंटर में रहा है हमेशा से। इसको कहते हैं इंट्रिंसिक वर्थ, इसने हासिल की है कि इंसान हमेशा से सोचता रहा है कि एक इंसान की अजमत क्या होती है, व्हाट इज द डिग्निटी ऑफ अ ह्यूमन and how we can achieve that particular dignity, and it is possible through human rights। तो हमेशा से हम कोशिशें करते रहे। इसी तरीके से इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट थेरीज दी गई हैं तारीख के अंदर। बट तारीख के अंदर वो जो थेरीज थी, यानी 17th और 18th सेंचुरी से पहले जो ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट था, जो थेरीज दी गई थी, याद रखिएगा उन थेरीज की जो लिमिटेशन थी, उन थेरीज का जो स्कोप था वो लिमिटेड था, बिकॉज इट लिमिटेड, इट राउंडेड अराउंड अबाउट रिलीजियस बिलीफ। यानी पहले सिर्फ इंसान को मजहबी जो पर्सपेक्टिव है, जो मजहबी प्रिज्म है, उसके हिसाब से ह्यूमन राइट्स की बात की जाती थी कि भाई अल्लाह ने इंसान को यही राइट्स दिए हैं, एक मजहब ने इंसान को ये राइट्स दिए हैं, तो ये राइट्स जो मजहब ने बता दिए हैं वही ह्यूमन राइट्स होंगे, इससे आगे पीछे कोई राइट्स है नहीं। तो एट दैट टाइम, यानी बिफोर 17th सेंचुरी, जो सेक्युलर कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो आपको नहीं मिलता है। उससे पहले आपको रिलीजियस बिलीफ मिलता है, meaning that moral worth of the individual was grounded in divine authority, human beings usually being seen as creatures of the god। यानी आप रोमन एम्पायर के अंदर देखें, आप क्रिश्चियन एम्पायर के अंदर देखें, आप इस्लामिक सिविलाइजेशन के अंदर देखें, तो जो ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट है वो हमेशा डिवाइन राइट्स के हिसाब से डिफाइन किया गया है। यानी इनलाइटनमेंट से पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 17-18 सेंचुरी से पहले की बात हो रही है। तो उस टाइम पे ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट हमेशा रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर रहा है, सेकुलर ग्राउंड्स के ऊपर नहीं रहा है। जो रिलीजन्स कह देते थे ह्यूमन राइट्स वही होते थे, और वो रिलीजन हमेशा डिवाइन अथॉरिटी के हिसाब से ही चलते थे। सो द प्रोटोटाइप फॉर द मॉडर्न आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स was developed in early modern Europe in the form of नेचुरल राइट्स। ये फिर आपको जो बता रहा हूँ 17th और 18th सेंचुरी के अंदर एक नई थेरी, एक नई थॉट डेवलप होती है यूरोप में, इनलाइटनमेंट जिसका नाम मैंने आपको बताया है, एज ऑफ रीजन जिसको हम कहते हैं, 18th और 17th सेंचुरी में वहां पे एक कंसेप्ट आया था नेचुरल राइट्स का। उसके बाद जो सेक्युलर कंसेप्ट है ह्यूमन राइट्स, वो डेवलप हुआ है जो आज तक चल रहा है। बट 17th सेंचुरी से पहले हिसाब से मिलेगा, सेकुलर नहीं मिलेगा। बट 17-18 सेंचुरी में इनलाइटनमेंट के अंदर, एज ऑफ रीजन के अंदर एक नई थेरीज डेवलप हुई, एक नई थॉट डेवलप हुई ह्यूमन, और ह्यूमन राइट्स को इक्वेट किया गया विद द नेचुरल राइट्स। ऑलराइट गाइस, तो ये जो ग्राउंड किया गया, ये जो किया गया, तो कुछ डिफरेंट थेरिस्ट थे यूरोप के अंदर, जो मैंने आपको पढ़ाए भी हैं, काफी स्टूडेंट यहाँ पे हैं, चाहे आप आईआर के हैं या पॉलिटिकल साइंस के हैं या कुछ यूरोपियन हिस्ट्री के भी होंगे यहाँ पे। तो इनलाइटनमेंट को हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा है, और वैसे भी जनरली आपको पता होना चाहिए इनलाइटनमेंट के ऊपर। अगर किसी को नहीं पता है तो मुझे बताना है, मैं इसके ऊपर आपको लेक्चर भेज सकता हूँ अपना,
इनलाइटनमेंट, बिकॉज इनलाइटनमेंट जो है वो ऐसा क्रिटिकल जंक्चर है ह्यूमन सिविलाइजेशन में, जो कंटेम्परेरी वर्ड है वो हमेशा वो उसी सिविल जो इनलाइटनमेंट है उसके ऊपर एग्जिस्ट करती है। अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो आज की लाइफ, आज की दुनिया को समझ नहीं आएगी। तो ये वहीं से निकली हुई है सारी चीजें। 17th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ है, ठीक है। यस बिल्कुल ऐशा, गुड। 17th सेंचुरी के अंदर डिफरेंट फिलोसफर्स उठे और उन्होंने ह्यूमन राइट्स को एक नई डायमेंशन दी, और वो डायमेंशन सेक्युलर थी, वो मजहबी नहीं थी। बिकॉज इनलाइटनमेंट इटसेल्फ वाज अ सेकुलर प्रोजेक्ट, जिसमें मजहब को तलाक दे दी गई थी, डाइवोर्स दी गई थी जो रिलीजन है उसको। सो एडवांस्ड बाय पॉलिटिकल फिलोसफर्स सच एज होगो ग्रोशियस, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, इन्होंने ह्यूमन राइट्स की नई थ्योरीज प्रोवाइड की। इमानुएल कांट भी था इनके अंदर। सच राइट्स वर डिस्क्राइब्ड एज नेचुरल in that they were thought to be God given and therefore to be part of the very core of human nature. उन्होंने इनको नाम दिया नेचुरल राइट्स का, ह्यूमन राइट्स को नाम दिया नेचुरल राइट्स का। क्यों? उन्होंने कहा दीज राइट्स हैव बीन गिवन बाय द गॉड, these rights have been given by the nature, so nobody can snatch these rights. और वो राइट्स कौन से? उन्होंने कहा कि पैदा होने का हक है, राइट टू लाइफ है भाई। वो क्या है राइट टू लाइफ? उसने कहा कि भाई ये राइट है, ये पैदा होना, ये कोई नहीं छीन सकता आपसे। बोलना, एक्सप्रेशन, ये राइट्स आपसे कोई नहीं छीन सकता है। तो उन्होंने इसलिए इस थ्योरी को नाम दिया द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स, कि भाई कुछ इंसान को राइट्स वो मिले हैं जो नेचुरली तौर पे नेचर ने दिए हैं, और वो आप मैं कोई एक बंदा उसे स्ने कर सकता है। ये इनलाइटनमेंट के अंदर सारी बातें हो रही थी जो सेक्युलर कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के ऊपर जा रही थी। So by the late 18th century, such ideas were expressed in the notion of the rights of men. उस टाइम पे राइट्स ऑफ मेन इनको नाम दिया गया, पर बाद में जैसे ही फेमिनिस्ट हजरात भी आए आगे, तो इसको फिर इंक्लूड किया गया, द राइट्स ऑफ मेन एंड वुमेन दोनों का नाम दिए गए, which was used as a means of constraining government power by defining a sphere of autonomy that belongs to the citizen. This is very important. ह्यूमन राइट्स के कंसेप्ट की वजह से ही आपकी गवर्नमेंट्स जो थी वो लिमिटेड बनी जाके। उससे पहले गवर्नमेंट लिमिटेड नहीं होती थी, गवर्नमेंट्स वर अनलिमिटेड, गवर्नमेंट्स वर एब्सोल्यूट, बिकॉज ह्यूमन राइट्स थे ही नहीं। जब ह्यूमन राइट्स ही नहीं थे तो वहां का जो रूलर होता था वो तो सिटीजन्स को एक घास की तरह समझ के उनको काट के चला जाता था। बट 17th और 18th सेंचुरी के अंदर जब ह्यूमन राइट्स, नेचुरल राइट्स की थ्योरीज डेवलप हुई, जब कहा गया कि भाई ह्यूमंस के अपने राइट्स हैं एंड नो गवर्नमेंट कैन वायोलेट दोज राइट्स, तो इन दिस वे दैट थ्योरी आर द कंसेप्ट ऑफ द ह्यूमन राइट्स बेसिकली कंस्ट्रेंड द एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट। जो वहां पे हुकूमतें थी, वो जो बादशाहतें थी, वो जो मोनार्कीज थी, वो पहले एब्सोल्यूट होती थी, वो तो वो समझती नहीं थी लोगों को। इसी राइट्स ने, द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, द कंसेप्ट, द सेक्युलर कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स आर द नेचुरल राइट्स बेसिकली प्रोवाइडेड सिटीजंस विद सर्टेन राइट्स एंड दो सिटीजंस डिमांडेड दैट गवर्नमेंट्स के भाई बस हो गई आपकी, एक लाइन ड्रॉ हो गई है, इस लाइन से आगे आप आगे नहीं जाएंगे, इस लाइन के इस तरफ आप रहेंगे, हमारे राइट्स हैं अपने, आप हमारे राइट्स को वायोलेट नहीं कर सकते। तो इन अदर सेंस जो आजकल की आपको गवर्नमेंट्स मिलती हैं, जो लिमिटेड गवर्नमेंट आपको मिलती हैं, ठीक है। यस यस बिल्कुल अहमद, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो यहीं से स्टेट्स बिकम अनलिमिटेड, स्टेट्स बिकम लिबरल। उससे पहले स्टेट्स जो होती थी दीज वर एब्सोल्यूट, दोज स्टेट्स वर ब्रूटल, जहां पे ह्यूमंस को कुछ समझे नहीं जाता था। इन्हीं कंसेप्ट की वजह से, इसी ह्यूमन राइट्स की कंसेप्ट की वजह से आजकल की गवर्नमेंट्स लिमिटेड मिलती हैं। और इसी का मैं मिसाल ही आगे देता हूं, और मिसाल क्या है, द यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776, दुनिया के अंदर पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनता है 1776 के अंदर, जब अमेरिका आजाद होता है, विच डिक्लेयर्ड life, liberty, and pursuit of happiness to be inalienable rights, gave expression to such ideas as did the French Declaration of Rights Men of the Citizens 1789.
जो 1789 के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर एक डिक्लेरेशन की गई कि मेन को अपने राइट्स होंगे, वुमेन को नहीं कहा गया था। 1776 के अंदर अमेरिका के अंदर पहली दफा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन बनता है और उसमें कहा जाता है कि भाई लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टीज आर द नेचुरल राइट्स ऑफ ह्यूमंस, पहली दफा तारीख में। और जब आपको लाइफ टू लिबर्टी आ गया, लाइफ टू प्रॉपर्टी आ गया, आपको लाइफ टू राइट टू इक्वलिटी आ गया, तो इट मींस कि गवर्नमेंट से लिमिटेड बन गई। अभी गवर्नमेंट्स इन राइट्स को कभी भी वायोलेट नहीं कर सकती थी। और यही वो रीजन था कि आजकल आपको जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस मिलेंगे, उन कॉन्स्टिट्यूशंस में ह्यूमन राइट्स का पूरा चैप्टर दिया जाता है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो ह्यूमन राइट्स के चैप्टर को इनकॉर्पोरेट नहीं करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन माना ही नहीं जाता है, वो लेजिटिमेट ही नहीं होता है। इसकी स्टार्टिंग हुई होती है 18th सेंचुरी के अंदर। बिकॉज 18th सेंचुरी में ये जो फिलोसफर्स थे, नेचुरल राइट्स की थेरीज देके ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जिसको अमेरिका तारीख में पहली दफा अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाता है। और उसके बाद हर कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बाद में बनता है गवर्नमेंट का, वो इसको इनकॉर्पोरेट करता है। और मजे की बात बताऊं आपको, मजे की बात, सोवियत यूनियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो स्टालिन ने बनाया था, हालांकि दैट वाज अ वेरी ब्रूटल रिजीम, बट उसके अंदर आप ह्यूमन राइट्स का चैप्टर पढ़ें, आप दंग रह जाएंगे। अभी ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं कि भाई ह्यूमंस को फिला राइट्स होंगे, ये राइट्स होंगे, ये राइट्स होंगे, ये राइट्स होंगे, ये राइट्स होंगे। यानी डिक्टेटर्स भी ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं जाके। इतना ज्यादा प्रेशराइज हुआ, इतना ज्यादा इसका नैरेटिव बिल्ट हुआ, यानी नो बॉडी कैन डिनाई ह्यूमन राइट्स। और इसकी ओरिजिन, इसकी रूट्स आपको 17th 18th सेंचुरी में इनलाइटनमेंट से मिलती हैं। उससे पहले कोई इतना ह्यूमन राइट्स को बात नहीं होती थी। और इसी वजह से गवर्नमेंट्स भी उस टाइम पे लिमिटेड नहीं होती थी, आजाद होती थी। अभी गवर्नमेंट्स लिमिटेड बनी है बिकॉज ऑफ ह्यूमन राइट्स। जो ह्यूमन राइट्स के कंसेप्ट ने गवर्नमेंट्स को लिमिटेड कर दिया है, सिटीजन्स को आजाद कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया बीच में कि भाई देयर इज द पावर ऑफ गवर्नमेंट, द राइट्स ऑफ ह्यूमन। ये थोड़ी बहुत हिस्ट्री थी और ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स का आइडिया जो है बेसिकली वो किस तरीके कि ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट डेवलप कैसे हुआ है। समझ आ रही हैं कुछ चीजें? मुझे पता है आज आपको काफी नई चीजें पता चलेंगी, एंड आई एम श्योर अबाउट इट, बिकॉज ह्यूमन राइट्स को आप लोगों ने बड़ा हल्का लिया हुआ था। ये बड़ा आला टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, गुड। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन। ठीक है, what is the definition of human rights? Human rights are the rights to which people are entitled by virtue of being human. देखे ना, ह्यूमन राइट्स हमेशा तब मिलता है, बनता है, पहली शर्त उसकी है ये कि आप ह्यूमन हो। एनिमल्स के राइट्स तो होंगे नहीं। ह्यूमन राइट्स हमेशा ह्यूमन से स्टार्ट होते हैं। इनिशियल कंडीशन क्या है कि यू शुड बी अ ह्यूमन, यू मस्ट बी अ ह्यूमन। तो आपको इंसानियत होने के नाते, इंसान होने के नाते, बीइंग ह्यूमन, जो राइट्स मिलते हैं उसको हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं। एंड दे आर अ मॉडर्न एंड सेक्युलर वर्जन ऑफ नेचुरल राइट्स। दीज आर द मॉडर्न सेक्युलर वर्जन ऑफ नेचुरल राइट्स, जो कि तारीख में डिवाइन राइट, रिलीजन राइट्स की सूरत में रहा है। वो कहते थे नेचुरल राइट्स हैं ये, बट दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेक्युलर ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट है। तो ह्यूमन राइट्स बेसिकली हैं क्या, उसको समझने के लिए आप समझें कि दीज आर द राइट्स। ओके, नंबर वन जो कंडीशन है ह्यूमन राइट्स की, दैट इज ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल। दीज आर यूनिवर्सल। ये लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ बांग्लादेश के लोगों को होंगे। These are not limited to Britain. These are not limited to Americans. These are universal because humans are universal. जहां जहां ह्यूमन एग्जिस्ट करेंगे, ये राइट्स उनको दिए जाएंगे। So these are universal in their nature, in the sense that they belong to human beings everywhere, regardless of the race, religion, gender, and other differences. तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है यू शुड बी अ ह्यूमन, नंबर वन। नंबर टू, these rights are universal. These are provided to every human regardless of their color, caste, religion, sect.
एथनिसिटी कोई नहीं, पहली शर्त ये कि आप ह्यूमन होने चाहिए, दैट्स ऑल। तो एक तो ये है ह्यूमन राइट्स की जो बेसिक कंडीशन आती है डेफिनेशन में। देन these are fundamental. What does mean by fundamental? In that a human being's entitlement to them cannot be removed. These rights cannot be removed. These are fundamental. बुनियाद है इंसान की डिग्निटी का, ये यू कैन रिमूव देम। जब इंसान पैदा हो गया तो उसके साथ राइट, उसको इंटाइटल मिल गया ह्यूमन राइट, पैदा होते ही आपको ये राइट मिल जाता है। एंड नो बॉडी कैन स्नेच दिस राइट अनटिल और अनलेस आप कोई जानवर नहीं बनते हैं। जब तक आप इंसान हैं आपसे ये राइट कोई ले नहीं सकता। दिस इज योर फंडामेंटल, गॉट इट, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि दिस इज फंडामेंटल, ह्यूमन है तो ये मिलेगा, आपसे कोई स्नेच नहीं कर सकता, नो बॉडी कैन रिमूव इट, पैदा होते ही आपको मिल जाएगा बिकॉज यू आर अ ह्यूमन। Thirdly, these are indivisible, means that civic and political rights and economic, social and cultural rights are interrelated and co-equal in the importance. कोई भी राइट किसी से थोड़ा या बड़ा नहीं है, कोई भी राइट्स की इंपॉर्टेंस किसी दूसरे राइट से कम नहीं है। आपके पॉलिटिकल राइट्स, आपके इकोनॉमिक राइट्स, आपके फंडामेंटल राइट्स सारे इक्वल होंगे आपके लिए, इनडिविजिबल हैं। ऐसा नहीं कि आप डिवाइड कर लेंगे, यार अमेरिका के लोगों को ज्यादा अच्छे राइट्स दे देते हैं पॉलिटिकल और बरतानिया के लोगों को नहीं देते हैं, बांग्लादेशी को दे देते हैं, पाकिस्तानी को नहीं देते हैं। नो, ह्यूमन से हैं, यूनिवर्सल राइट है, फंडामेंटल इंडिविजिबल है। पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, दिस इज योर फंडामेंटल राइट्स। Everyone will be given equal due share in political process. This is your indivisible right. So these are indivisible rights. And the last one, and the very important, that is human rights are absolute. And that as the basic ground for living and genuinely human life, they cannot be qualified. Means international human rights are set out in a collection of UN and other treaties and the conventions. These are absolute, यानी कि किसी भी ग्राउंड के ऊपर आप फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को वायोलेट नहीं कर सकते, उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। दुनिया के अंदर जहां जहां भी ह्यूमंस रह रहे हैं, these rights are provided to them and nobody can snatch those rights. These are absolute, यानी ये किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन, एक पर्टिकुलर एथनिसिटी, एक पर्टिकुलर कास्ट, एक पर्टिकुलर कलर के ऊपर लिमिटेड नहीं है, ये सारे इंसानों के लिए हैं। तो इसलिए these rights become absolute. Nobody can deny them. Everyone has to respect them. Everyone has to obey them unless until they are humans. तो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स बेसिकली क्या बनते हैं? वो राइट्स जो आपको बीइंग ह्यूमन मिलते हैं, जो यूनिवर्सल होते हैं, जो फंडामेंटल होते हैं, जो इनडिविजिबल होते हैं और जो एब्सोल्यूट होते हैं, उनको हम कहते हैं फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। जी गाइस, तो कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रही है डेफिनेशन के बारे में? तो अगर थोड़ा सा और आपको क्लियर करा दूं तो सिंपल सी बात है, मींस दीज आर दी मॉरल क्लेम्स, राइट्स आर ऑलवेज मॉरल क्लेम्स। मॉरल क्लेम्स का मतलब क्या है? मॉरल क्लेम्स का मतलब ये है कि राइट हमेशा आपको एक दूसरा बंदा देता है, आप इसके लिए इंटाइटल्ड नहीं होते हैं। दे आर ऑलवेज गिवन टू यू विद सर्टेन ड्यूटीज। मुफ्त में राइट्स नहीं आते हैं, जब भी आपके पास राइट्स आएगा उसके साथ आपको ड्यूटी भी मिलेगी। अगर आपका राइट है कि भाई आपको जॉब मिलनी चाहिए, दिस इज योर राइट, तो आपकी ड्यूटी ये भी है कि आप इतना पढ़े लिखे भी हों। आपका राइट है कि भाई आपको फ्री ट्रायल दिया जाए, ड्यू प्रोसेस दिया जाए, तो आपकी ड्यूटी ये भी है कि आप गवर्नमेंट के सारे लॉज को ओबे भी करेंगे। तो दीज आर मॉरल ग्राउंड्स, दीज आर मॉरल क्लेम्स। आपकी अच्छाई के लिए, आपकी नॉरिशमेंट के लिए, आपकी डिग्निटी के लिए आपको राइट्स चाहिए होते हैं, तो आपके राइट्स के साथ ड्यूटी भी आएगी कि आप वायोलेट नहीं करेंगे किसी चीज को। सो दीज आर मॉरल क्लेम्स। राइट्स कम विद ड्यूटीज एंड दी ऑब्लिगेशंस। मैंने पहले बताया आपका राइट है
कि गवर्नमेंट आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, दिस इज योर राइट। विद दैट आपका ये भी, उसके साथ ये ड्यूटी भी आती है कि आप गवर्नमेंट के लॉज को फॉलो करेंगे प्रॉपरली तरीके से। एंड राइट्स हैव अ लीगल सबस्टेंस, राइट्स हमेशा लीगली आते हैं। जब भी आप उनको वायोलेट करेंगे तो आपको लीगल एक्शन उसके ऊपर लिया जाएगा। एंड दीज राइट्स आर यूनिवर्सल, वो हमेशा यूनिवर्सल होते हैं। तो आप इन सब को मिला के अपनी एक अच्छी डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स आर द नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स आर इंटरचेंजेबल वर्ड्स, आर द फंडामेंटल वर्ड्स। तो ये डेफिनेशन थी ह्यूमन राइट्स की। ह्यूमन राइट्स बेसिकली क्या होते हैं। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। तो गाइस यहां तक थोड़ी क्लैरिटी आई है कि ह्यूमन राइट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ह्यूमन राइट्स की ओरिजिन कैसे हुई है, और ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन क्या है। इसको आगे पढ़ें और आगे बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट आने वाली है। इज इट क्लियर? गुड हो गया भाई, ठीक है। राबिया इमरान को क्लियर है, और कौन है? इरफान गुड, आपको भी ठीक है। आयशा गुड हो गया, ओके। चलें जी, आपको चीज समझ आ रही, गुड। आपको फिलॉसफी बोर नहीं कर रही, आई होप, उम्मीद करता हूं। ओके, सो गुड इकरा, ठीक है जी। चलें, सो टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसको जरा, what right human beings should enjoy, there are mainly, ठीक है। और इस पे आते हैं शयन, और generations of human rights to be identified। तो ह्यूमन राइट्स के टाइप्स, ठीक है, टाइप्स या ह्यूमन राइट्स की जनरेशन एक ही बात है। तो आपने इनमें मिक्स नहीं होना है, ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जनरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स मीन जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, इसको आपने माइंड में रखना है। तो सबसे पहला जो जनरेशन है, या सबसे पहला जो टाइप है, काइंड है, उसको हम कहते हैं द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, एंड दिस इज कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन राइट्स। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट जनरेशन राइट। तो वो आपकी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स से हुई है, जिसको हम फर्स्ट जनरेशन राइट्स कहते हैं, ठीक है। जिसकी बात अभी ये मैग्ना कार्टा बता रहे हैं, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात हो रही थी, जॉन लॉक ने जिसकी, ये पुराने लॉज जो भी चले हैं वो पॉलिटिक, जैसे दुनिया तरक्की करती गई तो आगे कुछ और टाइप्स के भी राइट्स है, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, और इसको हम नाम देते हैं सेकंड जनरेशन, आर कॉल्ड सेकंड जनरेशन राइट्स। आप देखिए, जैसे ह्यूमन कॉन्शियस बढ़ता जा रहा है, जैसे ह्यूमन कॉन्शियस स्ट्रांग होता जा रहा है, डेवलप हो, बाद में जैसे आया है, तो आपको इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स की भी आप बात करना शुरू हुए हैं। और तीसरा इन दी थर्ड जनरेशन, हम थर्ड जनरेशन हैं, और ये राइट्स आपको मिलते हैं जनाब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ग्रुप्स जो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन रखते हैं, जिनकी अपनी हिस्ट्री है, दे शुड बी गिवन देयर ओन इंडिपेंडेंट, के बेस पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी कॉलोनीज वजूद में आई, वो इसी थर्ड जनरेशन राइट्स के बेस पे वजूद, राइट ऑफ सॉवरेनिटी, इसको हम कहते हैं थर्ड जनरेशन राइट्स। तो पहले कौन से हैं? सिविल, दूसरे हैं इकोनॉमिक, तीसरे हैं सॉलिडरिटी, यानी फर्स्ट जनरेशन राइट्स हम इनको कहते हैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ राइट्स, आर द जनरेशन ऑफ राइट्स। तो इसको अगर आप देखें तो आपको सिविल एंड पॉलिटिकल
पता चल जाएगा ये सबसे पुराने मैंने पहले बताया, दी ओल्डेस्ट राइट्स जिसको हम कहते हैं, आपको ये मिलते हैं। दे वर दी अर्ली 18th सेंचुरी। पहले बताया आपको ये जो राइट्स का कॉन्सेप्ट पहले डेवलप हुआ था इनलाइटनमेंट के अंदर, तो वो राइट्स बेसिकली फर्स्ट जनरेशन के अंदर हुआ था कि भाई सिविल राइट्स हमें होने चाहिए भाई। ये जो राइट्स ये फर्स्ट जनरेशन राइट्स के अंदर आए थे। तो द कोर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आर द राइट्स टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, freedom of religion and conscience, freedom of movement, freedom of association, freedom of from discrimination, freedom from slavery, freedom from torture or other human forms of punishment, freedom from arbitrary arrest, and so on. These are called civil and called first generation human rights. Civil and political rights are often typically seen as negative rights or forbearance rights. Enjoyed only its constraints are placed on the others. तो नेगेटिव के हिसाब से भी इसको समझा जाता है। बहरहाल दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, यू मस्ट रिमेंबर दीज ऑल थिंग्स, ओके, कि ये चीजें क्या हैं। तो यहां तक समझ आइए कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स या फर्स्ट जनरेशन राइट्स कौन से हैं। एंड टू रिमेंबर, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन आपको इन राइट्स को वायोलेट करके कभी भी नहीं बन सकता है। हर कॉन्स्टिट्यूशन, ये अर्लीस्ट बात हो रही है जब 18th 19th सेंचुरी की बात हो रही है, ठीक है, जब आए थे। तो ये आपके फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स कहलवाते हैं, जिनको हम सिविल राइट्स भी कहते हैं और जिनको हम पॉलिटिकल राइट्स भी कहते हैं। फिर तो ये क्या थे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इनकी। सो द स्ट्रगल फॉर इकोनॉमिक, social and cultural rights gained greater prominence during 20th century, especially in the post 1945. ये पीरियड क्या था? ये पीरियड था जनाब कम्युनिज्म का, ये पीरियड था सोशलिज्म का। तो ये आपको 20th सेंचुरी के अंदर राइट्स मिलते हैं, ठीक है, पोस्ट 45 के बाद, बिकॉज देयर वाज सोशलिज्म। तो यहाँ पे बात की गई भाई इकोनॉमिक राइट्स हम चाहिए। So by contrast with the traditional liberal rights, these so-called second generation rights often drew on socialist assumptions about the tendencies of capitalist development towards social injustice and unequal class power. तो सेकेंड जनरेशन को देने वाले सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे। फर्स्ट जनरेशन को देने वाले लिबरल्स थे। वो सारे आइडियाज लिबरल से हैं जो आपको फर्स्ट जनरेशन में मिलते हैं, वो सारे लिबरल्स थे ना, जो लिमिटेड गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, एब्सोल्यूट मोनार्की की अपोजिशन कर रहे थे, जो लोगों की बात कर रहे थे, दे आर कैपिटलिस्ट, दे वर लिबरल्स, और उन्होंने सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की बात की थी फर्स्ट जनरेशन में। बट सेकंड जनरेशन में जो बात की गई वो की गई कम्युनिस्टों और सोशलिस्ट ने बात की। और क्यों? उन्होंने कहा भाई कैपिटलिज्म ने इनइक्वालिटी क्रिएट कर लिया है, कैपिटलिज्म एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, इकोनॉमिक राइट्स नहीं मिल रहे, सोशल राइट्स लोगों को नहीं मिल रहे हैं, तो इस वजह से दे शुड बी गिवन इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स। तो ये राइट्स देने वाले कौन थे? ये राइट्स देने वाले बेसिकली सोशलिस्ट आपको मिलते हैं, जो कि अगेंस्ट थे कैपिटलिस्ट के। तो सोशो इकोनॉमिक राइट्स इंक्लूडेड क्या थे? द राइट टू सोशल सिक्योरिटी, the right to work, the right to paid holidays, the right to health care, the right to education, and so on. These rights are called second generation rights. ये राइट्स, और ये राइट्स कौन उनको राइट्स ही नहीं है प्रॉपर, तो उनको राइट को बढ़ाया जाए मजीद, तो इसको हम कहते हैं सेकंड जनरेशन राइट्स। और आज भी हर कॉन्स्टिट्यूशन का ये हिस्सा बन चुके हैं, चाहे वो सोशलिस्ट स्टेट्स हो या ऑथोरिटेरियन स्टेट्स हो, हर कोई थ्योरेटिकली इनको ऐड करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, और लोगों को जो है वो सेकंड। So these were designed to counterbalance inequalities in the market capitalism, जो inequality create की थी, protecting the working classes and colonial people from the
गए थे। ये जो आपने भी देखा है ना, हमें लो पेड चाहिए, ये सेकंड जनरेशन राइट्स हैं। So these rights are positive rights in that they simply a significant level उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करें, उनको छुट्टियाँ भी होनी चाहिए, उनको तनख्वाह भी प्रॉपर मिलनी चाहिए। अब जो है मिनिमम वेजेस मुकर्रर किए जाते हैं हर बजट में, को दिया जाएगा। तो ये आपके सेकंड जनरेशन राइट्स होते हैं जो कि सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव के ऊपर दिए गए हैं। ठीक है गाइस? और आपके थर्ड जो आते हैं जनाब, सॉलिडरिटी राइट्स। Solidarity rights are the third generation, are the most modern rights इसको कहा जाता है। So they emerged during 1940 और ये क्या था? Whose main characteristics that they are attached to social groups or the whole society as opposed to separate individuals। पहले दोनों टाइप कर रहे, मैं करो मुझे राइट होगा, बट थर्ड जनरेशन राइट्स आर सोशल। पूरी सोसाइटीज को, पूरे ग्रुप्स को ये राइट्स हासिल होते हैं। They are seen as collective rights are the people's rights. And what are these? Whereas first generation rights were shaped by the liberalism and second generation rights were shaped by the socialism, the third generation rights have been formed by the concerns of the global south. Global south का मतलब क्या है कि गरीब मुल्क, डेवलपिंग स्टेट्स। तो इनको प्रोमोट करने वाले कौन थे? डेवलपिंग स्टेट्स थी। कॉलोनीज जो बनाई गई थी, तो उनको जब एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, तो ये उन लोगों ने इन राइट्स की बात की थी, दी सॉलिडरिटी राइट्स की। और इसका पता है प्रोपोंडर कौन था? आप सुन के हैरान हो जाएंगे। राइट्स की बात किसने की थी? दैट पर्सन वाज वुडरो विल्सन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन। पॉइंट्स दिए थे, उस 14 पॉइंट्स के अंदर एक बात उसने बताई थी जिसको वो कहते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट टू, आप आजाद करें स्टेट्स को, जो भी कॉलोनीज बनी हुई हैं वो खत्म करें। मंदिर का घंटा जो भी आए बजा के चला जाए, मारेंगे तो फिर ये राइट वो राइट, ऐसे राइट ये राइट ये ऐसे। तो इसलिए तो आई विल सजेस्ट यू कि आप थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से इनको डील करें, जैसे मैंने आपको बताया। तो फर्स्ट जनरेशन क्या था? इनलाइटनमेंट के अंदर आए, मैंने पहले बताया। टाइप्स कौन थे? सिविक एंड पॉलिटिकल राइट्स थे। और बात क्या थी? लिबर्टी की बात थी ज्यादा। सेकंड जनरेशन राइट्स कब आती है? 20वीं सेंचुरी में। इसमें इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स है। और इसमें बात किसकी की गई? ज्यादातर इक्वालिटी की गई। थर्ड जनरेशन के अंदर सॉलिडरिटी राइट्स आते हैं, इसमें फर्टर्निटी की बात की गई। इसमें लिबर्टी, कौन से राइट्स कहे गए? लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, फ्रीडम फ्रॉम। तो कौन से इसमें जो है वो की डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं? यूएन डिक्लेरेशन, आर्टिकल 3 to 21 पढ़ेंगे आगे। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द सिविल राइट्स, ये डिफरेंट जो हैं ये आपको वर्क की राइट, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, पेड हॉलीडेज, ये सारे आपके थर्ड जनरेशन में आते हैं, जिसमें आपको ये जदीद चीजें सारी आपको नजर आती हैं। तो ये राइट्स कौन से हैं? दीज वर द टाइप्स ऑफ राइट्स, जिनको हम नाम देते हैं द टाइप्स ऑफ राइट्स के ऊपर। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लैरिटी है आपको? तो फिर हम जरा आगे मूव करते हैं। और यहाँ तक मुझे बता दें कि आपको क्लैरिटी हो रही है कि ह्यूमन राइट्स का, क्लैरिटी हो रही है कि कितने टाइप्स हैं? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, और किस तरीके से ये टाइमलाइन रही है और आज तक ये एग्जिस्ट कर रही है। इज इट क्लियर? तो हम जरा आगे मूव करते हैं और हम पढ़ते हैं जरा इम्प्लीकेशन। यस, बिल्कुल बिल्कुल, यूएन डिक्लेरेशन, बिल्कुल।
आते हैं यूएन डिक्लेरेशन के ऊपर आते हैं। इम्प्लीकेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द वर्ल्ड। जनाब बड़े इम्प्लीकेशंस हैं। ये आइडिया कोई छोटा नहीं है, ये आइडिया बड़ा कमाल का आइडिया है। इसने पूरी दुनिया के सेटअप को चेंज करके रख दिया। एक चेंज तो मैंने आपको बताई, और वो चेंज क्या थी? गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को इन्होंने चेंज कर लिया। पहले गवर्नमेंट क्या होती थी, लोगों को कोई पूछते ही नहीं थे। बट ह्यूमन राइट्स के कंसेप्ट के बाद आपने देखा पूरी दुनिया चेंज हो गई। यानी कि अमेरिका जब आजाद होता है वो अपना डिक्लेरेशन देता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में डिक्लेरेशंस आते हैं, यूएनओ अपनी डिक्लेरेशन देती है, हर स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन में इनको फंडामेंटल राइट्स का दर्जा दिया जाता है। तो आपकी इम्प्लीकेशंस तो हैं इनकी, पूरी दुनिया को चेंज कर दिया इन्होंने। So human rights by their nature have profound implications on the world. क्यों? Because firstly, these are universal fundamental rights. Means चूंकि ये universal हैं तो every government is bound to follow them. Every government is bound to protect them. तो इस वजह से human rights invest governments with powerful obligations affecting their foreign as well as domestic policies. हाँ जी, करते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए। दे यूज फॉर देयर फॉरेन पॉलिसी पर्पसेस। डोमेस्टिक पॉलिसी आपकी कैसे पता चलेगी? किसी स्टेट को जानना है तो ह्यूमन राइट्स को देखो। फॉरेन पॉलिसी भी आप ह्यूमन राइट्स के ऊपर देखो। पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी अफगानिस्तान में किस बेस पे लेके जा रहा है? भाई इसी ह्यूमन राइट्स के ऊपर। हम कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना आ जाए अफगानिस्तान में, तो वर्ल्ड मस्ट लिसन अफगानिस्तान, और हम उस पैरामीटर को लेके आगे चल रहे हैं। आप ही देख लें, जब अमेरिका ने कश्मीर टू, वेरी गुड अहमद, अमेरिका ने जब अटैक्स किए इराक पे, अफगानिस्तान पे, क्या कहे किए थे? भी हम राइट्स को प्रोटेक्ट करने हैं, ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने आए। कश्मीर के ऊपर हमारा आप स्टेटस देख लें, जो हमारा नैरेटिव है। पैलेस्टीन की बात दें, किस क्या बात मेन की जाती है? ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स के जो है इम्प्लीकेशंस तो हैं, गवर्नमेंट से वो यूज करती है अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए, और गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस आपको पता चलती है ह्यूमन राइट्स की बेसिस के ऊपर। सेकेंडली, the protection and realization of human right is thus a key core purpose of role of the government. और हर गवर्नमेंट बाउंड है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो भी गवर्नमेंट ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेगी, दुनिया में जलील ख्वार होगी। भले ही अमेरिका खुद वायलेट कर ले ह्यूमन राइट्स को, पर वो चैंपियन तो है ना। अगर कोई स्टेट्स ऐसा नहीं करती है तो आपने देखा है कितने बुरे तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है। तो इस वजह से गवर्नमेंट बाउंड होती है कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करे, रियलाइज करे उनकी इंपॉर्टेंस को। तो ये भी उसकी इम्प्लीकेशन है। देन this imposes major constraints on the behavior of the national governments, both in terms of how they treat their domestic population and their dealings with other peoples and the countries. भाई गवर्नमेंट्स को बाउंड कर देते हैं ह्यूमन राइट्स। अगर ह्यूमन राइट्स ना हो तो गवर्नमेंट्स तो जनाब मर्जी से किसी को भी उठाएं, उठा के ले जाएं, मार धाड़ के वापस कर दें। बट नो, दिस concept has basically constrained the role of government. This concept has basically has limiticized the role of government. गवर्नमेंट के रोल को लिमिटिसाइज कर दिया है, हर कोई नहीं कर सकता है इस तरीके से। ठीक है, हर कोई ऐसे नहीं कर सकता है। तो इस वजह से ह्यूमन राइट्स गवर्नमेंट के बिहेवियर को भी कंट्रोल करते हैं, और गवर्नमेंट जितना भी गुस्सा करे होता है लोगों पे, सहाफियों पे, बड़े बड़े थिंकर्स पे, और उनको कर कुछ नहीं कर सकती हैं। क्यों? उनके बिहेवियर को ये ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट ही कंट्रोल करके बैठा होता है। अगर ये होता प्री मॉडर्न दौर, कोई 14 थोड़ी वहीं पे मार देती, होता रहा ऐसे तारीख में, अभी नहीं है ऐसा। और क्यों ये बिहेवियर कंट्रोल होता है? बिकॉज ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स की ये भी एक बड़ी इंप्लीकेशन है जो आपको तारीख के अंदर मिलती है। इसी तरीके से अगर मजीद इसकी इंप्लीकेशंस देखें तो आपको जनाब पता चलेगा, और मजेदार बात पता चलेगी कि दे इम्प्लाई दैट दे डिसरिगार्ड नेशनल बॉर्डर्स। भाई ह्यूमन राइट्स कंसेप्ट तो यूनिवर्सल है ना, वो बॉर्डर्स को तो देखते ही नहीं है। दे डू नॉट सी द बॉर्डर। ठीक है। आते हैं क्यों नहीं करते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं, आप बोलते हैं। ठीक है,
तो दे सिंपली, यानी बॉर्डर्स भी नहीं देखते ना, ये इसकी इतनी इम्प्लीकेशन है कि ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन, आप अफगानिस्तान एप्लीकेशन है, तो ह्यूमन राइट्स नथिंग लेस देन अ डिमांड ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी ऑन ऑल ह्यूमैनिटी। ये हर ह्यूमैनिटी का राइट है दूसरी ह्यूमैनिटी के ऊपर, ये बॉर्डर्स के हिसाब से नहीं है। दीज आर बियॉन्ड द आइडिया, these are beyond the thoughts, these are beyond the religion, these are beyond the ethnicity, these are beyond the color, caste, discrimination, कुछ भी इंसान है तो बॉर्डर कोई मैटर नहीं करता है इंसान की खातिर, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स फुलफिल ईच ऑफ थ्री एलिमेंट्स ऑफ कॉस्मोपोलिटनिज्म। कॉस्मोपोलिटनिज्म किसे कहते हैं? कॉस्मोपोलिटनिज्म मींस दिस इज एन आइडियोलॉजी शुड लिव टुगेदर रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर, कास्ट, रिलीजन। हम इसको कॉस्मोपोलिटन कहते हैं, कॉस्मोपोलिटनिज्म, ठीक है। क्या आप साथ मिलके रहते हैं, आप कुछ नहीं करते हैं, आप किसी से किसी का कलर नहीं पूछते, रंग नहीं पूछते, नस्ल नहीं पूछते, मजहब नहीं पूछते, उसकी शनाख्त नहीं पूछते, कॉस्मोपोलिटनिज्म कहते हैं, ठीक है। आपने सुने बड़े बड़े जो होते हैं सिटीज हैं जिनको हम कॉस्मोपोलिटन सिटीज कहते हैं। तो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है कि आप वहां पे हर कोई रह सकता है आके, वहां पे कोई कलर, कोई रंग, नस्ल, सिटीज आर कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन सिटीज। तो ह्यूमन राइट्स कॉस्मोपॉलिटनिज्म का वाज़ेह मिसाल है, जो कि ये खुद बताते खुद ये कॉस्मोपॉलिटनिज्म की मिसाल देती हैं। दीज बिलीव ऑन ह्यूमैनिटी, दीज आर वेरी इंक्लूसिव, ठीक है। वो कहते हैं भाई इंडिविजुअल है, आजाद रहे, किसी से कोई नहीं पूछेगा तुम्हारी रंग नस्ल क्या है। सेकेंडली यूनिवर्सलिटी, ऑल इंडिविजुअल सारे बराबर हैं भाई, कोई अच्छा बुरा नहीं है, सब इंसान बराबर हैं, कोई किसी के ऊपर नहीं कहेगा भाई तुम बुरे हो तुम अच्छे हो। एंड जनरलिटी, द बिलीफ ऑफ कंसर्न फॉर एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी एंड द सो ऑन। जनरल है भाई, कोई नेशनैलिटी वैशनैलिटी नहीं पूछी जाएगी, उसको हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटनिज्म। तो कॉस्मोपॉलिटनिज्म का एलिमेंट्स क्या है? नंबर वन इंडिविजुअलिज्म, आप आजाद हैं, आपसे कोई नहीं पूछेगा। नंबर टू उसका क्या है? नंबर टू उसका है यूनिवर्सलिटी, सारे लोग बराबर हैं। एंड नंबर थर्ड क्या है? वो जनरलिटी है कि उसमें सारे लोग जनरलिटी के तौर पे मिलके रहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटनिज्म। और ये जो कॉस्मोपॉलिटिज्म का कॉन्सेप्ट है, इसका बेसिक जो आइडिया है, यस, कनाडा इज बेस्ट एग्जांपल। अहमद बिलाल, अहमद बिलाल आपको मेरी क्लास याद आ रही है ना? ऐसे ही है। सो इसलिए हम इनको कहते हैं दीज आर द कॉस्मोपॉलिटनिज्म। जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म का जो मिसाल आपको मिलता है, ये आपको ह्यूमन राइट्स के अंदर मिलता है। अगर आप ह्यूमन राइट्स पे प्रॉपर फॉलो करना शुरू कर दें तो यू कैन क्रिएट अ सोसाइटी लाइक अ कॉस्मोपॉलिटनिज्म। बिकॉज ह्यूमन राइट्स खुद ही किसी डिस्क्रिमिनेशन पे बिलीव नहीं करते हैं, तो आप कॉस्मोपॉलिटनिज्म सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं, एंड इट इज पॉसिबल थ्रू ह्यूमन राइट्स। तो ये भी एक बड़ी अच्छी इम्प्लीकेशन है जो कि आपको फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के अंदर नजर आती है। यहाँ तक क्लियर है गाइस आप लोगों को? इम्प्लीकेशंस क्या हैं ह्यूमन राइट्स के? वो गवर्नमेंट्स के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, वो गवर्नमेंट को लिमिटेड करते हैं, वो ह्यूमंस को नॉरिश होने का मौका प्रोवाइड करते हैं। दीज आर द इम्प्लीकेशन, एंड दे ट्राई टू क्रिएट अ कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है गाइस? इसको हम कहते हैं। तो दीज आर द इम्प्लीकेशंस। नाउ लेट्स कम ऑन इन अदर डिस्कशन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, के प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है अभी ह्यूमन राइट्स को? तो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, यानी यूएनओ ने एक रिजीम क्रिएट किया है, जिसको हम कहते हैं द ह्यूमन राइट्स रिजीम। ह्यूमन राइट्स रिजीम, जिसके अंदर सारी यूएनओ की जो मेंबर स्टेट्स हैं, दे हैव एग्रीड अपॉन कि भाई ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन की जाएगी, उसको हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स रिजीम। तो उस ह्यूमन राइट्स रिजीम उस ह्यूमन राइट्स रिजीम को, ठीक है, उस ह्यूमन राइट्स रिजीम को हम किस सूरत में देखते हैं? डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नंबर वन क्या है? नंबर वन, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जो पहला काम किया ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो था 1948 में
UN Universal Declaration of Human Rights, UNUDHR, Universal यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 के अंदर ये उन्होंने पहला काम किया है ह्यूमन इंटरनेशनल कम्युनिटी का। भाई ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा, उन्होंने कहा कि ये प्रिंसिपल्स हम दे रहे हैं ह्यूमन डिक्लेरेशन के अंदर, इनको हर स्टेट रिगार्डलेस ऑफ एनी बॉर्डर फॉलो करेगी। ये पहला काम था प्रोटेक्शन के लिए। एंड देन यूएनओ 49 के अंदर जब बनी चार्टर आर्ग्यूड द प्रमोशन ऑफ universal respect for and observation of human rights and fundamental freedoms for all. It failed to specify the human rights that states had to guarantee and the respect. पहला जो दिया गया था ह्यूमन राइट्स के बारे में डिक्लेरेशन 45 में दिया गया था, पर 45 वाला थोड़ा सा स्कोप में लिमिटेड था, बिकॉज उसमें गवर्नमेंट्स को ज्यादा फोकस नहीं किया गया था। इंसानों के बारे में तो बताया गया था कि ये राइट्स होंगे, बट गवर्नमेंट्स उनको फॉलो करवाएंगी, ये 45 के अंदर नहीं था। और ये जब 48 के अंदर जो यूनिवर्सल ह्यूमन डिक्लेरेशन आया, तो उसके अंदर किया और कहा कि भाई गवर्नमेंट सभी बाउंड हैं ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दिस डिफेक्ट वाज रेक्टिफाइड बाय द यूएन डिक्लेरेशन binding treaty. It is commonly seen as a form of customary international law that is used as a tool to apply diplomatic and moral pressure to governments that violate any of its articles. तो ये जो ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है स्टेट्स के लिए, सारे स्टेट ने इनको एक्सेप्ट किया हुआ है, बट आप किसी स्टेट्स को वो नहीं कर सकते। बट हाँ, क्योंकि ये इतना शानदार डिक्लेरेशन है, ह्यूमन राइट्स की बात है, तो आप स्टेट्स को प्रेशराइज कर सकते हैं इसके ऊपर, ताकि वो अपने इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले 45 में डिक्लेरेशन दिया, जो कि स्कोप में लिमिटेड था। फिर उन्होंने 48 में दिया यूनिवर्सल ह्यूमन डिक्लेरेशन, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का एक डॉक्यूमेंट है जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉलो भी करती है। उसका मैंडेटरी नहीं है फॉलो करना, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ये काफी सारी जो आप कहें इंस्टीट्यूशंस हैं वो बनाए हैं। सो by establishing that states could no longer violate human rights without the risk of their own actions would come onto the declaration challenged the states exclusive jurisdiction over their own citizens and weakened the principle of non-interference in domestic affairs. तो यही बात उन्होंने की, ये जो करता है डिक्लेरेशन करता है कि भाई स्टेट्स कभी भी, गवर्नमेंट्स कभी भी फंडामेंटल है तो ड्यू प्रोसेस है, रूल ऑफ लॉ है, आप उस इंसान को लेके आएंगे, उसके ऊपर पूरा पूरा केसेस चलाएंगे, उसको पूरा मौका दिया जाएगा। बात की जा रही है ना यूनिवर्सल ह्यूमन डिक्लेरेशन के बारे में, भाई उसको आप ड्यू राइट दो, यानी कि ड्यू प्रोसेस से गुजारो उसको, इन अदर सेंस उसको मौका दो कंप्लीट आप, कि वो जाए आगे सारी चीजें करे। बहरहाल कल भी पास हुआ है ह्यूमन कलभूषण के बारे में, इस लॉ के बारे में। बहरहाल इन माय व्यू दिस इज अ वेरी पॉजिटिव के आप कलभूषण यादव को जितना ज्यादा नेशनल सलील खार होगा, तो कलभूषण यादव आपको पता है जब, खैर ये बात थोड़ी सा कमेंट ले लीजिएगा, मुझे याद दिलाइएगा, ठीक है? कलभूषण यादव के केस के ऊपर मैं बताऊंगा आपको। तो खैर, तो इस वजह से ह्यूमन राइट्स को क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट करने के लिए यूएनओ बड़ा सरगर्म है बज़ाहिर तौर पे, थ्योरेटिकली। So the incorporation of the declaration into legally binding codification of human rights, in fact, human rights law, पूरा लॉ दिया गया है, was achieved through the adoption of the 1966 of the International Convention on Civil and Political Rights, Economic, Social and Cultural Rights. तो 1966 में भी कुछ, 48 में भी दिया गया यूनिवर्सल ह्यूमन डिक्लेरेशन, और 45 में भी कुछ चीजें दी गई। और यूएनओ के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स बने हुए हैं फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के ऊपर, उनकी प्रोटेक्शन के ऊपर, और
बस बाकायदगी तौर पे है, यानी कि पूरा यूएनओ एक पूरी रिपोर्ट हर साल शाया करती है, जिसमें बताया जाता है कि कहाँ कहाँ पे कितनी ज्यादा ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन हुई है। ठीक है, तो यूएनओ पूरा उसके ऊपर, जो जहाँ पे ये पीस मिशंस भेजे जाते हैं यूएनओ की तरफ से, किस बेस के वायोलेशन ना हो, उसको वहां पे रोका जाए। तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए अच्छे खासे काम किए जा रहे हैं, जो आपको नजर आते हैं। इसी तरीके से ये सारी ऊपर वाली बातें सेम was taken by the establishment of Office of the UN High Commissioner for Human Rights। एक नई ऑफिस, एक नया ओहदा बनाया गया, which had been one of the human rights in the Vienna। ठीक है, तो वियना के अंदर 1993 के अंदर भी कुछ बातें की गई कि भाई ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। डिफरेंट ऑफिसेज भी बनाई गई, ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाए, ओहदे भी क्रिएट किए गए हैं इंटरनेशनली तौर पे, ताकि क्या किया जाए, किसी भी तरीके से ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये आपको कुछ ह्यूमन राइट्स के ऊपर डॉक्यूमेंट उनकी प्रोटेक्शन के लिए दिए हैं। आपको नंबर 1 जो मिलेगा, जनाब थोड़ा क्लोज कर देता हूँ आप लोगों के लिए। नंबर 1 जो आपको मिलेगा वो आपको यूनिवर्सल ह्यूमन डिक्लेरेशन, फिर आपका 1949 में जेनेरल ह्यूमन राइट्स आता है, 51 में जिनोसाइड कन्वेंशन आता है कि आप नहीं कर सकते हैं, 54 में कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ द रिफ्यूजीज को ऑन इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट्स की बात होती है, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का डॉक्यूमेंट आता है, और 75 में डिक्लेरेशन ऑन द टॉर्चर, उसके ऊपर भी डिफरेंट जो है आपको वो जो है क्या कहते हैं दिखाया जाता है चीजें। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक चीजें क्लियर हैं आपकी कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी कितनी एक्टिव है, कितनी सरगर्म है। ठीक है, ये सेम चीज है। ठीक है, ओके, यहाँ से चलते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स कम ऑन ह्यूमन राइट्स इन द वर्ल्ड ऑफ का दौर है भाई, नेशन स्टेट्स बनी हुई हैं, उसके अंदर ह्यूमन राइट्स की क्या पोजीशन है। सो द की डायलेमा ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन इज दैट states are the only actors powerful enough to advance human rights while also being the greatest human rights abusers। देखे ना, ये आयरनी कितनी है, यानी कि स्टेट्स ही ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट भी करेंगी, और यही स्टेट्स हैं जो ह्यूमन राइट्स को अब्यूज भी करती हैं, वायोलेट भी करती हैं। तो बड़ी आयरनी है कि एक स्टेट अब्यूज भी करते हैं। तो इस सिचुएशन में ह्यूमन राइट्स की बातें, ये जो फ्यूचर है आपको क्या नजर आता है। सो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स हाँ जी, एक खंजर वाला है और एक प्यार वाला। सो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स हैव नॉट बीन एनजीओ सिटी बॉडी। ठीक है, so rather they have been the creation of states of themselves और मोर प्रेफर। अभी देखें स्टेट्स बड़ी पावरफुल हैं, कोई शक नहीं, स्टेट्स पावरफुल हैं, और स्टेट बड़ी सफाकी से ह्यूमन राइट्स को वायलेट भी बात भी करती हैं। अभी इसका सिंपल मिसाल आप अमेरिका को छोड़ के इंडिया देख लें। अभी इंडिया कश्मीर के अंदर कितनी ज्यादा वायलेशन वायलेट करें किस तरीके से। तो अगेन स्टेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन। तो यूएसए and other Western states took a leading role in establishment world states। तो बहरहाल हर स्टेट चाहती जरूर है ये कि वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करे। ठीक है,
वो चाहती जरूर है। अभी वो स्टेट्स आर दी पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो वो करती हैं। तो इसी तरीके से व्हाई ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन इज मोर इफेक्टिव इन यूरोप देन एल्सवेयर इज सिंपली बिकॉज ऑफ द हाई डिग्री ऑफ कंसेंसस अमंग यूरोप। वैसे आप माने ना माने, यूरोपियंस भले अब्यूज करते हैं ह्यूमन राइट्स को, बहरहाल सबसे ज्यादा प्रोटेक्टर भी वही हैं, ठीक है। नॉर्थ कोरिया को अब्यूजर्स मिलेंगे। मैं इसी के ही अहमद, मैं इसी पे ही आ रहा हूँ अभी, इसी नैरेटिव के ऊपर ही जरा इसकी हम इसको एनालिसिस करते हैं। अभी देखिए, आप माने या ना माने, यूरोपियंस भले ही आपको लाखों इख्तलाफ हों, अब्यूज भी करते हैं, बट अगेन प्रोटेक्ट भी तो करते हैं। यानी सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन आपको यूरोपियंस में मिलेगी, यहाँ पे नहीं मिलेगी। डोमेस्टिकली वो बहुत ज्यादा करते हैं, वैसे नहीं करते हैं। और क्यों डोमेस्टिकली करते हैं? वो इसलिए बिकॉज वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के अंदर आप कभी भी ह्यूमन राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। तो बाकी स्टेट्स में ज्यादा मिलेंगी। बाकी स्टेट्स या तो हाइब्रिड मॉडल्स हैं, या तो डिक्टेटर्स हैं, या तो बेचारी लूली लंगड़ियां डेमोक्रेसीज हैं। तो इस वजह से वो वायलेट हो जाती हैं वहां पे चीजें। और यूरोप में आपको ये चीजें कम मिलती हैं। तो आप नॉर्थ कोरिया का मिसाल ले लें, उसमें भी आपको, वो आपको ऑथोरिटेरियन स्टेट है, वहां पे अब्यूज जो है वो हो सकता है। बट अगेन, अभी ये ह्यूमन राइट्स किसके नजदीक कैसे है? हमारे नजदीक जो वायोलेशन है यूरोपियंस के नजदीक नहीं है, उनके नजदीक वायोलेशन है, हमारे नजदीक नहीं है। तो ये डिबेट क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा वेट करें, मैं आगे आता हूँ, इस पर पूरी डिस्कशन है हमारी। तो व्हाई हैव स्टेट्स एक्सेप्टेड एंड समटाइम्स चैंपियन द कॉज ऑफ ह्यूमन राइट्स? क्यों स्टेट्स क्यों फख्र महसूस करती हैं ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्टर होने में? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, वो तो अब्यूज भी कर सकती है ना, बट दे फील प्राउड। हर स्टेट पहली कोशिश ये करती है कि वो अपने सर पे ताज पहने ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का। व्हाई? नंबर वन, बिकॉज support for international human rights is merely an external expression of values and commitments that are basic to liberal democratic states. क्योंकि दिस, मैंने आपको पहले लेक्चर में अगर आपको याद हो बताया था कि दिस सिस्टम इज लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम। लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है ना, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर में ह्यूमन राइट्स को बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई, स्टेट फॉलो करती हैं सारे। भाई ठीक है, और लिबरलिज्म के अंदर ह्यूमन राइट्स बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस वजह से हर स्टेट, क्योंकि दिस इज द पार्ट, से स्टेट इसको फॉलो करती हैं बिकॉज वर्ल्ड ऑर्डर लिबरल है, तो लिबरल आइडियाज को फॉलो करना है। दूसरा, फॉर द परफेक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, वही लिबरल डेमोक्रेसी को फॉलो करना है। क्योंकि अगर आप ह्यूमन राइट्स को वायोलेट करेंगे, आप दुनिया में कोरिया हैज बिकम एन आइसोलेटेड स्टेट, आइसोलेटेड बन चुकी है बिकॉज ऑफ ह्यूमन राइट्स वायोलेशन। सारी स्टेट्स आपकी एक साइड हो जाएंगी, आप एक तरफ खड़े हो जाएंगे, और आपके लिए मसैल हो जाएंगे। इस वजह से भी स्टेट उस इसी तरीके से जब हम आगे चलते हैं थर्ड में, since 48 this has been seen as one of the preconditions for membership of international community, bringing diplomatic and politics। तीसरा, इसलिए स्टेट इसको फॉलो करती है, जनाब ना रख दी गई है यूएनओ के बाद कि वो नहीं देंगे, ठीक है। तो इस वजह से भी स्टेट्स को फॉलो करती हैं। एंड देन सपोर्ट फॉर ह्यूमन राइट इज देयर फॉर वन ऑफ द, दिस इज अ वेरी ह्यूमैनिटेरियन बेस, कि भाई हर स्टेट चाहती है, भाई कौन कौन सी स्टेट चाहेगी कि भाई ह्यूमन राइट्स को वायोलेट किया जाए। तो ये एक मॉरल ऑब्लिगेशंस भी बनता है स्टेट्स के ऊपर। इस वजह से भी स्टेट जो है इनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि भाई मिलके ले रहे हैं।
साथ रहें और जुल के रहें। तो दीज आर द रीजंस व्हाई स्टेट्स प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। तो कुछ वो कहते हैं ना मजबूरी में, और कुछ दिल भी चाहता है। तो बस यही सीन है जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के बारे में स्टेट्स बड़ी कंसर्न है। अदरवाइज स्टेट्स अब्यूज कर भी सकती हैं, बट ये ऑर्डर ऐसा है, मॉरल कुछ ऑब्लिगेशंस ऐसे हैं, कुछ मजबूरी है, जिसकी वजह से स्टेट्स ह्यूमन राइट्स की चैंपियन बनने की कोशिश करती हैं और उनको लेने की कोशिश करती हैं। तो यहाँ तक गाइस आपको क्लैरिटी हुई है कुछ ह्यूमन राइट्स के बारे में, कि ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के बारे में इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्या स्टेप्स लिए हैं, और स्टेट्स क्यों ह्यूमन राइट्स की चैंपियन बनना चाहती हैं। यही स्टेट्स हैं जो अब्यूजर्स भी हैं, प्रोटेक्टर भी हैं। व्हाई दे वांट टू बिकम प्रोटेक्टर इंस्टेड ऑफ अब्यूजर्स, क्योंकि उनके ऊपर सर्टेन कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। अब इधर आ जाते हैं चैलेंजेस टू ह्यूमन राइट्स। क्या चैलेंजेस हैं ह्यूमन राइट्स को आजकल के दौर में। अब इसको समझेंगे तो आपको थोड़ा बहुत इस्लामोफोबिया का भी समझ आएगी बात यहीं से ही। So despite its growing prominence, the doctrine of human right has come under growing pressure, particularly since 1970s, from a variety of sources. अभी वो जो ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के बारे में जो ये जो डिक्लेरेशन है राइट्स का, ये बेचारा आजकल बड़ी थ्रेट में आया हुआ है। अब ये थ्रेट में क्यों आया हुआ है? ये थ्रेट में इस वजह से आया हुआ है बिकॉज 1970s के बाद ह्यूमन राइट्स के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट thrust of more recent attacks on human rights has been challenged to the universalist assumption that underpin them create। इस बात को आप समझ जाएं, आप ह्यूमन राइट्स की पॉलिटिक्स को समझ जाएंगे सारी को। इसको समझना है। 1970s के बाद उस यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के ऊपर उसको चैलेंजेस आ गए हैं। अब ये चैलेंजेस कैसे आ गए? यूनिवर्सलिज्म तो बिलीव करता है कि ऑल ओवर द सेम चीजें होनी चाहिए, यानी वो ह्यूमन राइट्स पूरी दुनिया में एक होना चाहिए। उसकी मुखालफत में एक नया आइडिया डेवलप हुआ जिसको हम कहते हैं रिलेटिविज्म। और रिलेटिविज्म बिलीव्स दैट नॉट सेम बट कर रहे हैं, यानी कि ऐसा थोड़ी है कि जिस जो ह्यूमन राइट्स या जो फ्रीडम की बात बर्तानिया में बैठा बंदा, आप इसको यूनिवर्सल कह ही नहीं सकते। तो उसकी यूनिवर्सलिज्म की मुखालफत में जो एक आइडिया आया है जिसको हम रिलेटिविज्म कहते हैं। तो रिलेटिविज्म हैज क्रिएटेड अ सर्टेन हर्डल्स बिफोर द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स बिकॉज concept of human rights as compared to Westerners। इस्लामोफोबिया का मसला क्या है? हजूर अकरम सल्लल्लाहु है फ्रीडम का, उसके मुताबिक तो वो कुछ भी कह सकते हैं। दे बिलीव कि भाई कुछ भी कह सकते हैं, बट हमारे नजदीक जो फ्रीडम का कंसेप्ट है वो और है। एंड वी हम तो इस्लाम मुबारक के बारे में एक वर्ड भी सुनने को तैयार नहीं है। ये हमारा कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम है, उनका कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम अलग है। वो जो कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं वो कहते हैं यूनिवर्सलिज्म, पूरी दुनिया। आपके नजदीक और है, हमारे नजदीक कंसेप्ट और है चीजों के बारे में। इसको हम कहते हैं रिलेटिविज्म। दिस इज कॉल्ड रिलेटिविज्म। ये ही तो सबसे बड़ा मसला आ गया है। अभी जो इमरान खान की स्पीच हुई थी, कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम इज डिफरेंट देन हम कर रहा था। तो रिलेटिव है भाई, एक जैसा नहीं। ठीक है, तो एक नहीं हो सकता। तो इसी वजह से हम जो है
कहें तो दो challenges आए हैं यूनिवर्सलिज्म को की राइट्स होंगे। मैंने पहले बताया, मैंने आपको यही आलापा है कि भाई यूनिवर्सल है। तो जो यूनिवर्सलिज्म का कॉन्सेप्ट है ह्यूमन राइट्स का, उसको दो चैलेंजेस आए हैं। एक उसको फिलोसफिकल चैलेंज है, कुछ ऐसे फिलोसफिकल आइडियाज नए डेवलप हुए जिन्होंने किया था यूनिवर्सलिज्म का उसका पोस्टमार्टम कर दिया है। और दूसरे कुछ पॉलिटिकल चैलेंजेस भी हैं जो आपको ह्यूमन राइट्स को आजकल के दौर में मिल रहे हैं। तो ये दो के ऊपर सबसे बड़ा मसला ह्यूमन राइट्स के कंसेप्ट को जो है चैलेंज है, फिलोसफिकल है। बिकॉज यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स को यूनिवर्सलिज्म का नाम दिया गया, अभी तो कुछ और आइडियाज आ गए, वो तो मानते नहीं है उसको। द अथॉरिटी ऑफ यूनिवर्सलिस्ट लिबरलिज्म which underpins the doctrine of human rights has been challenged by two main philosophical developments in the world। दो तरीकों से यूनिवर्सलिज्म के खिलाफ दो आइडियाज नए आए हैं। एक आइडिया आया है कम्युनिटेरियनिज्म का, नया आइडिया आया, क्योंकि फिलोसफिकल आइडिया था। फिलोसफिकल आइडिया क्या था? फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का लिबरलिज्म। लिबरलिज्म ही प्रोवाइड कर रहा था ना सारे ह्यूमन राइट्स के बारे में, चैंपियन दादा बना हुआ था। अभी उसकी मुखालफत में एक और आइडिया आ गया है फिलोसफिकल, उसको हम कहते हैं कम्युनिटेरियनिज्म। और ये क्या है? इट बिलीव्स दैट लिबरलिज्म इज डिफेक्टिव because its view of individual as a social atomized un unencumbered self makes little sense। ये आइडिया जो आया है लिबरलिज्म के खिलाफ, इन्होंने तो लिबरलिज्म को चैलेंज करके जैसे कहते हैं नंगा करके खड़ा कर दिया। तो भाई क्या बकवास कर रहे हो आप लोग? आप लोग कहते हो कि ह्यूमन लिबरलिज्म का बेसिक आइडिया इंडिविजुअलिज्म है, वो इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करता है। वो कहता है कि ह्यूमन सोसाइटी इज लाइक अ एटम, ठीक है, और जिसमें हर एक की अपनी जाती हैसियत होती है इंसान की। ये जो आइडिया है इसने कहा कि नहीं भाई, क्या जाती हैसियत होती है इंसान की? देयर नो इंडिविजुअलिज्म, rather there should be a communitarian system। means communitarians emphasize by contrast that the self is embedded in community in the sense that each individual is an embodiment of the society that has shaped his or her desires, values and the purposes। वो उसको फिलोसफिकली टारगेट करते हैं आके कम्युनिटेरियंस। वो कहते हैं भी आप कह रहे थे कि इंडिविजुअल सोसाइटी में इंडिविजुअल की अलग हैसियत हो, नहीं, वो कहते हैं यही इंडिविजुअल तब ही जिंदा रहेगा, इंडिविजुअल तब ही अच्छा होगा जब वो सोसाइटी का हिस्सा बन के रहेगा। लिबरल्स कह रहे थे भी इंडिविजुअल आजाद है, फ्री है, रैशनल है, जैसा करना चाहे वो कर सकता है। बट कम्युनिटेरियंस कहते हैं नहीं, इंडिविजुअल सोसाइटी के बगैर है ही नहीं, वो सोसाइटी का हिस्सा है, उसे मिल के रहना होगा। पहला टारगेट तो ये आ गया, पहला चैलेंज तो ये आ गया। कम्युनिटेरियन कहते हैं भाई इंडिविजुअलिज्म की बात ही खत्म हो गई, सारे मिल के रहेंगे हम। means an individual's experiences and beliefs cannot therefore be separated from the social context that assigns them the meaning। वो कहते हैं भी आप इंडिविजुअल के एक्शंस को अलग नहीं कर सकते, दिस इज पार्सल ऑफ अ सोसाइटी। लिबरल्स कह रहे थे नहीं नहीं, इंडिविजुअल जो भी करता है जैसे करेगा उसका जाती फैल है, वो उसको आप कुछ नहीं कह सकते। तो कम्युनिटेरियंस कहते हैं क्यों भी जाती फैल है, वो सोसाइटी का पार्ट है, वो जो भी एक्ट कर रहा है वो सोसाइटी के हिसाब से कर रहा है। तो पहला ह्यूमन राइट्स को, बिकॉज वो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को बात करते हैं लिबरल्स पैराडाइम्स के ऊपर, कमेंटेरियंस ने आके उनको साइड कर देगा भाई कौन सा सोसाइटी, यू कैन नॉट एलिनेट, यू कैन नॉट सेपरेट, यू कैन नॉट डिवाइड, इट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ सोसाइटी। तो सारे इंसान बराबर हैं, सोसाइटी में साथ मिल के रहेंगे। लिबरल्स कह रहे थे नहीं नहीं, ह्यूमन आजाद है, ह्यूमन सेल्फिश है, रैशनल है, दिस इज लाइक अ एटम, तो आप उसको सोसाइटी के साथ नहीं मिला सकते, उसकी अलग हैसियत होती है। और ये बिलीव करते हैं नहीं भाई वो सोसाइटी के साथ खड़ा होता है। एक चैलेंज तो फिलोसफिकली ये आ गया आपका ह्यूमन राइट्स के कंसेप्ट को वो जो दे रहे थे। दूसरा चैलेंज जो उस इससे भी बड़ा खतरनाक है, और वो खतरनाक क्या है, वो है जनाब आपका पोस्ट मॉडर्निज्म का। मेरे आईआर के स्टूडेंट पता होगा, पोस्ट मॉडर्निज्म जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, तो पोस्ट मॉडर्निज्म ने भी सारा बेड़ा गर्क कर दिया है।
अभी पोस्ट मॉडर्निज्म बेसिकली है क्या? मेटा नैरेटिव्स के ऊपर। अभी मेटा नैरेटिव्स कौन से हैं? मेटा नैरेटिव्स हैं लिबरलिज्म, मेटा नैरेटिव है लिबरल डेमोक्रेसी, मेटा नैरेटिव है सोशलिज्म, मेटा नैरेटिव है मार्क्सिज्म। ये सारे मेटा नैरेटिव्स हैं। अभी पोस्ट मॉडर्निस्ट इनको मानते ही नहीं है, वो अपनी अलग खिचड़ी पकाते हैं। तो पोस्ट मॉडर्निज्म हैज एडवांस्ड अ क्रिटिक ऑफ द इनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट। इनलाइटनमेंट के सारे आइडियाज को पोस्ट मॉडर्निज्म निगेट करता है। मैंने बताया ना आपको, जो इनलाइटनमेंट के आइडियाज थे भाई, उसमें इंडिविजुअलिज्म था, उसके अंदर जो है जनाब आपको मिलता है रेशनलिज्म मिलता है, ये सारी politically in ideological traditions such as liberalism and Marxism that were based on the assumption that it is possible to establish objective truths and universal values usually associated with a faith in the reason and the progress. ये मेटा नैरेटिव से सारा बहरहाल ये सारे साइंटिफिक थे, दीज आर वर साइंटिफिक। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट उस साइंटिफिक आइडियाज को रिजेक्ट करते हैं। इनक्रेडिबिलिटी टूवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स, वो जो बड़े बड़े आइडियाज थे लिबरलिज्म का, सोशलिज्म का, मार्क्सिज्म का, ये जो पोस्ट मॉडर्न सबको रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं ये है ही नहीं। सीरीज ऑफ यूनिवर्सल जस्टिस, जैसे लिबरलिज्म or either be abundant altogether or to be used only in a strictly qualified way that takes account of political and cultural context with which the ideas emerge। इन सारे आइडियाज को ना दोबारा रिविजिट करो। ये सारे आइडियाज, इनका अपना कॉन्टेक्स्ट है, इनके पीछे कुछ हिडन ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप उनको पहले खोलें, उनको होंगे। और वो ठीक कहते हैं। लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कैपिटलिस्ट ने दिया था। कैपिटलिस्ट की वजह से लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट आया है। ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट उनकी वजह से आया है सारा। बाद में इनको मानना है तो मींस ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट वो कहते हैं रिलेटिव है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट तो ये है पूरी दुनिया के अंदर उसको फॉलो किया जाए। पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं नहीं भाई, सेंस में है, रिलेटिव सेंस में है भाई, कि जो जो ह्यूमन राइट का कंसेप्ट ब्रिटिश का है वो जरूरी थोड़ा है पाकिस्तानी का हो, जरूरी थोड़ा है वो बांग्लादेशी का कंसेप्ट और है, इसको हम रिलेटिविज्म कहते हैं। तो इस चीज ने सबसे बड़ा चैलेंज पेश किया है फिलहाल ह्यूमन राइट्स को आजकल के दौर के अंदर। किसने? एक कम्युनिटेरियनिज्म ने, और दूसरा आपका जनाब पोस्ट मॉडर्निज्म ने, रिलेटिविज्म जिसको हम कहते हैं। तो रिलेटिविज्म हैज क्रिएट अ फिलोसॉफिकल चैलेंज टू द कांसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। वो कहते थे कि ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल हैं, एब्सोल्यूट हैं, सबके लिए बराबर होंगे, इक्वल होंगे। और रिलेटिविस्ट आ गए, उन्होंने कहा कि नहीं भाई सॉरी, कल्चर के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से राइट्स की डेफिनेशन डिफरेंट है हर जगह। तो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, आप उसको नहीं इम्पोज कर सकते पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों के लिए, बिकॉज दे हैव देयर ओन कॉन्टेक्स्ट, दे हैव देयर ओन कल्चर, यू कैन नॉट इम्पोज देम दीज ऑल थिंग्स। ये फिलोसफिकल चैलेंज है। इस पे हम इस्लामोफोबिया को भी डिफेंड कर रहे हैं, और हम जो है, जैसे इमरान खान की स्पीचेस मैंने बताई, वो यही बात वो कर रहा है, सेम यही बात कर रहा है कि आपके यहाँ कंसेप्ट डिफरेंट है, हमारे यहाँ डिफरेंट है, मींस दिस इज माने। ये बात आपको फिलोसफिकल चैलेंज नजर आता है फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के ऊपर। तो गाइड कुछ क्लियर हुआ है इसके बारे में? फिलोसफिकल चैलेंज समझ आया है क्या है ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट को? ठीक है, ये वो लिबरल आइडिया है प्योर, और लिबरल जो है लैटिन साइंटिफिक आइडिया है, वो एब्सोल्यूटिज्म की बात करता है। तो जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं वो रिसेंट आइडिया है, और वो उसकी मुखालफत करते हैं और उसको अपने तरीके से लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जनाब आता है को, और उसमें सबसे ज्यादा है पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक, मींस
Whereas Western concerns about human rights have been largely philosophical orientation, by post-colonial thinkers on two grounds. तो politically भी ये भी relativism की बात करते हैं, ठीक है? They all talk relativism, ठीक है? Yes, बिल्कुल, बिल्कुल इरफान, इसको हम कहते हैं relativism. In line with the communitarian and the postmodern thinking, post-colonial theorists have argued that circumstances vary so widely from society to society and from culture to culture as to critique different moral values and at least different conception of human rights. सेम वही बात करते हैं, बोलते भाई कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, वो कहते हैं भाई हालात डिफरेंट हैं, जज्बात डिफरेंट हैं, तो आप अपने जज्बातों को अपने हालात के हिसाब से डेवलप हुई चीजों को बराए मेहरबानी आप दूसरे मुल्कों में नहीं लेके जा सकते। तो पॉलिटिकली भी ये लोग सहारा लेते हैं इसी फिलोसफिकल क्रिटिक को, वो आगे फिलोसफिकल क्रिटिक को ही लेके आते हैं, ठीक है? ये कहते हैं। और दूसरा कैसे ये बिलीव करते हैं, दूसरा ये मानते हैं अकॉर्डिंग टू देम, इनके नजदीक ये बिलीव ये रखते हैं कि भाई पोस्ट कॉलोनियल थियरिस्ट हैव पोर्ट्रेड यूनिवर्सल वैल्यूज इन जनरल एंड ह्यूमन राइट्स इन पर्टिकुलर एज अ फॉर्म ऑफ कल्चरल इंपीरियलिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोस्ट कॉलोनियलिज्म के अंदर पोस्ट कॉलोनिस्ट बिलीव करते हैं पॉलिटिकली कि भाई ये कोई ह्यूमन राइट्स वाइट नहीं है, ये कल्चरल इंपीरियलिज्म है। कल्चरल इंपीरियलिज्म मतलब क्या है कि वेस्ट अपने कल्चर को हमारे ऊपर इम्पोज करना चाहता है। तो ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का जो कंसेप्ट है उनका और वो जानबूझ के हमारे ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, तो दे आर वेरी रिलेक्टेंट टू एक्सेप्ट। तो एडवर्ड साइड, अगर आप लोगों ने सुना हो, किसी को पता हो, ये पोस्ट कॉलोनियल एडवर्ड साइड और थिंकर्स हैं जो क्रिटिक करते हैं वेस्ट के ऊपर, उन्होंने कॉलोनीज बनाई थी। तो वो क्या कहते हैं, एडवर्ड साइड डेवलप्ड अ क्रिटिक ऑफ यूरोसेंट्रिज्म। Europeans' values are the best, which Orientalism ensures that cultural and political hegemony of Europe in a particular and of the West in general through establishing, belittling, and demeaning the stereotypes of the people or the culture of the Middle East, although this is sometimes extended to include all non-Western people. इसको जरा समझें। एक कंसेप्ट है आपका जिसको हम नाम देते हैं ओरिएंटलिज्म का, और दूसरा आपका आता है ईस्ट को, यानी हमें इसलिए कॉलोनीज बनाया बिकॉज उनकी थॉट ये थी कि जो ईस्ट के लोग हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं, वो घटिया हैं, वो मनुष्य हैं, उनको किसी चीज का पता नहीं है। तो वी हैव कम हियर टू सिविलाइज देम, हम उनको सिविलाइज करने आए हैं। तो उसको नाम दिया जाता है कल्चरल इंपीरियलिज्म का, ठीक है? और वो क्या करते हैं, इसी को एक और टर्म नाम दिया जाता है। अगेन मैं बाहर के स्टूडेंट या आईआर के बैठे हुए हैं, तो आपको मैंने कंसेप्ट पढ़ा था व्हाइट मैन बर्डन, क्या कंसेप्ट था जो कॉलोनियलिज्म के अंदर लेके आए थे जो वेस्टर्नर से। व्हाइट मैन बर्डन, गोरे लोग हैं वही सबसे अच्छे हैं, बाकी सारे फिजूल हैं, यानी यूरोपियंस आर द सुपीरियर, अदर्स आर ऑल इन्फीरियर, ठीक है? इसको हम देते हैं। तो इसलिए ये यूरोसेंट्रिज्म का जो कंसेप्ट है, यूरोसेंट्रिज्म का कंसेप्ट ये, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं एडवर्ड साइड नाम देते हैं। तो वो ये कहते थे कि ईस्ट के लोग बड़े फिजूल हैं, हम बड़े अच्छे हैं। तो ये अभी भी यही बात कहते हैं जो क्रिटिक हैं वैसे हैं, अभी वो हमें सिखाएंगे कि हम कैसे हैं। तो वो बेसिकली अपने उसी कल्चर को दोबारा रिवाइव करना चाहते हैं। तो ये पूरी पॉलिटिक्स है अकॉर्डिंग टू जैसे हम कहते हैं पोस्ट कॉलोनियल्स के, भाई ये पूरी एक उनकी पॉलिटिक्स है, वो इस फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के ऊपर हमारे ऊपर दोबारा नहीं है। अभी चीजें रिलेटिव हैं, हमारे नजदीक ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट और है, उनके नजदीक और है। ये अभी वो कहते हैं वेंटिलेटर पे बेचारे पड़े, ठीक है? तो दिस इज कल्चरल इंपीरियलिज्म, दिस इज देयर पॉलिटिक्स। तो कोई फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स नहीं है, उनके ह्यूमन राइट्स के कंसेप्ट डिफरेंट हैं, हमारे डिफरेंट हैं, लिहाजा हम उनको कॉलोनियल। तो ये पोस्ट कॉलोनियल जो क्रिटिक हैं, ये भी जनाब आपको
इसके अंदर नजर आएंगी, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज है आपको मिलता है इसके ऊपर, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के ऊपर। कि वेस्ट का अपना आइडिया है, हमारा अपना आइडिया है। मॉडर्निज्म, ये चार वो चैलेंजेस हैं जो चैलेंजेस फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के कंसेप्ट को पॉलिटिकली और फिलोसफिकली फेस करने पड़। ठीक है, अभी जरा चलते हैं रोल ऑफ यूएनओ। इसमें क्या बताऊं, मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सो। यूएनओ का रोल भी इसी तरीके का है कुछ। रोल ऑफ यूएनओ के, यूएनओ ने भाई पूरी को और इसने कोशिश भी कर रहा है कि प्रोटेक्शन की जा सके फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को। मैंने बताया डिफरेंट रिजीम्स भी क्रिएट किए इन्होंने, पर इसके साथ मसला क्या आ गया, अंडर वेस्ट एंड द यूएसए। पहले लेक्चर में अगर आपको याद हो मैंने बताया था वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर के वर्ल्ड ऑर्डर्स आर क्रिएटेड बाय द विक्टर्स ऑफ द वॉर। हेजमॉन्स बनाता है इंस्टीट्यूशंस, उनकी मर्जी से चलते हैं। तो इन इंस्टीट्यूशन को जिसका जिसका जिसे कहें आप जो फाउंडिंग फादर है, जो प्रोटेक्टर है, जो मसीहा है ह्यूमन राइट्स का, वो खुद अमेरिका के अंदर है। तो वो क्या कर सकता है? यही रीजन है कि यूएनओ, आप ऐसा समझ लें कि यूएनओ हैज नो टीथ। तो यही यूएनओ है, सिलेक्ट एंगेजमेंट्स करता है, यानी कि जहां उस वेस्टर्न्स का इंटरेस्ट होता है वहां ह्यूमन राइट्स की बात करता है, जहां नहीं होता है वहां पे नहीं करता है। फॉर एग्जांपल पैलेस्टीन के बारे में कभी बात नहीं करता ह्यूमन राइट्स के वायलेशन पे, कश्मीर में नहीं करता है, सीरिया में नहीं करता है, यमन में नहीं करता है, इराक में नहीं करता है, अफगानिस्तान में नहीं करता है ये बात। ऑन दी अदर हैंड, जहां वेस्ट का इंटरेस्ट होता है, चाइना के अंदर एक कबूतर भी मर जाए तो जनाब वहां वहां पे बड़ा जुल्म हो गया, उनके खिलाफ बातें करेगा। पाकिस्तान के अंदर ऐसे ही हो जाए, एक आम सा सहाफी है यार, ये क्या नाम है इसका, क्या नाम है यार, इसको पकड़ा गया था अभी, नहीं हामिद मीर के साथ एक और था यार, एक क्या नाम है उसका, ये सुप्रीम कोर्ट की चीजें जो करता है, सफेद बाल हैं जिसके, वो घर में उसको कुत्ता भी नहीं जानता होगा यार, वो साफी है। अभी इसको पकड़ा गया था, मतीउल्लाह जान, यस, अहमद मतीउल्लाह जान। मतीउल्लाह जान को औकात ही नहीं है। मतीउल्लाह जान जो है उसको उठाया गया, ये किया गया, वो किया गया, तो घर पे उसका बर्तन पे ही नाम नहीं है उसका। ठीक है, उसकी भी नाम आता है जनाब, क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट होता है तो उनके बारे में भी बात करते हैं। ईरान के अंदर बात हो जाए, अभी बड़ी फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन हो रही है, तो एंटी यूएसए स्टेट्स जो भी हैं, तो वहां पे थोड़ी भी बात हो जाए तो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स वायोलेट हो जाते हैं। और जो प्रो यूएसए और प्रो वेस्टर्न स्टेट्स हैं, वो जो कुछ भी करें तो वही सेम है, वो जो है हमारा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी, ये वाली बात चलती है। तो यूएनओ का रोल सिंपली यही है, टोटली पॉलिटिसाइज्ड रोल है यूएनओ का। तो इस वजह से यूएनओ का रोल हमेशा से ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के ऊपर ड्यूबियस रहा है, क्वेश्चनेबल रहा है, डाउटफुल रहा है, एंड इट इज स्टिल ऑन गोइंग अभी भी। तो ये जनाब पॉलिटिक्स है, यहाँ ऐसे ही चलता है। तो ये जनाब आपकी आज की डिस्कशन थी, एंड आई होप आपको आप